मशहूर ज़माना अमेरिकी प्रेसिडेंट JF कैनेडी के कत्ल ने दुनिया को हिला दिया था। इस कत्ल की तहकीकात के लिए अमेरिका की FBI और दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने जब शुरुआत की तो इन्हें एक अजीब बात पता चली। वो थी ये औरत जिसे बबुश्का लेडी का नाम दिया गया। इस पुरस्कार औरत की बावजूद बहुत कोशिश के कोई शनाख्त मालूम नहीं की जा सकी। सर पर रूसी औरतों की तरह पहने स्कार्फ की वजह से इसे बबुश्का लेडी यानी रशियन में दादी माँ का खिताब दिया गया। जब JF कैनेडी को गोली मारी गई तो आसपास खड़े सब लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे थे, मगर ये औरत आराम से खड़ी तस्वीरें खींच रही थी। तस्वीरें खींचते हुए इसके चेहरे पर एक अजीब तरह का सुकून साफ देखा जा सकता था, जैसा कि इसको मालूम हो कि क्या होने वाला है। तस्वीरें खींच लेने के बाद वो चलते चलते भीड़ का हिस्सा बन जाती है। इसके बाद ये औरत ऐसी गायब हुई कि फिर कभी इसे देखा नहीं गया। FBI ने अपनी तहकीकात में अंदाज़ा लगाया कि शायद ये कोई रूसी जासूस थी जिसे JF कैनेडी के कत्ल में मदद के लिए भेजा गया था, मगर इस बात को साबित करने के लिए इनके पास कोई प्रूफ नहीं था। इस औरत की कैनेडी पर हमले के मुकाम पर जो तस्वीरें खींची गई थी, इन्हें लेकर बहुत सर्च की गई और आसपास मौजूद गवाहों से भी इसके बारे में मालूमात हासिल की गई, मगर सब ने इसे पहचानने से इनकार कर दिया। ये औरत कौन थी और कहां से आई थी, इसके बारे में कभी पता नहीं लगाया जा सका। जैक द रैपर का नाम आप में से बहुत सौ ने सुना होगा। दुनिया के सबसे मशहूर और ख़तरनाक सीरियल किलर में से एक कहे जाने वाले जैक की कारस्तानियों की खबर दुनिया को खुद इसके खत के ज़रिए हुई, जिसमें उसने अपने जुराइम का एतराफ़ किया। जैक द रैपर ने 1888 से 1891 के दौरान 11 औरतों पर बेदर्दी से चाकू के ज़रिए हमला किया था, जिसमें से 5 औरतें मर गई थीं। औरतों पर वो हमला तंग और अंधेरी गलियों में किया करता था। जैक द रैपर पहले अपनी शिकार औरतों का रेप करता, फिर उनका गला काटता, बाद में पेट फाड़ कर अंदरूनी अज़ा मसलन दिल, गुर्दे, फेफड़े वगैरह निकाल लिया करता था और इसके बाद फरार हो जाता। इसके शिकार में से ज़्यादातर लंदन की गरीब और पसमानदा बस्तियों में रहने वाली औरतें थीं। जैक द रैपर की वजह से 1890 की दिहाई में लंदन की औरतों में इतना खौफ था कि कोई भी औरत रात को घर से निकलना पसंद नहीं करती थी। जैक द रैपर के कत्ल करने का तरीका उस ज़माने के लिहाज से बिल्कुल अनोखा था और इसी वजह से बावजूद कोशिश के लंदन की पुलिस और प्राइवेट जासूस मिलकर भी जैक का पता नहीं लगा पा रहे थे और इसी दौरान वो अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए था। पुलिस की जानिब से ये अंदाजे लगाए गए कि ये सीरियल किलर कोई जहनी तौर पर बीमार शख्स है जिसे औरतों से कोई ज़ाती खार है, जिस वजह से वो औरतों पर हमला करके खुशी महसूस करता है। ये पुरअसरार और खौफनाक शख्स लंदन पुलिस के लिए एक छलावा बन गया था और सड़कों पर पेट्रोलिंग बढ़ाने के बावजूद पकड़ा नहीं जा रहा था। जिस तरह वो अचानक नमूदार हुआ था, सन 1891 में इसी तरह वो अचानक मंजर से गायब भी हो गया। लंदन पुलिस अगले कई बरसों तक सरतोड़ कोशिश करती रही कि किसी भी तरह इस कातिल की असलियत जान ले और इसके बारे में पता लगाया जा सके, मगर इसे नाकामी हुई। दौरान तफ्तीश कई लोगों पर शक किया गया, मगर किसी पर भी इल्ज़ामात साबित नहीं हो सके। रफ्ता रफ्ता कातिल का उर्फ, जो अखबारात ने इसको नाम दिया था यानी जैक द रैपर, बैनुल-अक़वामी शहरत हासिल कर गया। इस पुरस्कार किरदार पर कई फिल्में बनी और सैकड़ों जासूसी नावल भी लिखे गए। ये शख्स कौन था और ये औरतों को क्यों मारा करता था, इसके पीछे क्या वजह थी, इसके बारे में कभी पता नहीं लगाया जा सका, सिर्फ अंदाजे ही लगाए गए। तारीख का एक और पुरस्कार किरदार जिसे DB कॉपर के नाम से जाना जाता है, ये शख्स कहाँ से आया और कहाँ चला गया, इसका आज तक पता नहीं लगाया जा सका। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 के दिन से, जब एक अधीर उम्र का आदमी हाथ में काले रंग का एटीची लिए नॉर्थ वेस्ट ओरियन एयरलाइन का टिकट लेने पहुंचता है और अपना नाम डीन कॉपर बताता है। वो सियाटल शहर का वन वे टिकट खरीद कर फ्लैट में सवार हो जाता है। बेज़ाहिर सब कुछ आम सा ही लग रहा होता है। जब फ्लाइट अपनी मंजिल की तरफ रवां होती है तो अचानक से कूपर एक लेटर एयर होस्टेस को देता है, जिसे पढ़कर एयर होस्टेस खौफजदा हो जाती है। इस लेटर में लिखा होता है कि मेरे बैग में बम है,
मेरी डिमांड पूरी ना की गई तो जहाज़ को धमाके से उड़ा दूंगा। कॉपर इस एयर होस्टेस को अपना ब्रीफकेस खोल कर भी दिखाता है, जिसमें लाल कलर के 8 सिलेंडर कुछ तारों के साथ जोड़े गए थे, जो बम जैसे ही लग रहे होते हैं। इसके दिए गए लेटर में 2 लाख अमेरिकी डॉलर की डिमांड की गई थी। साथ में 4 पैराशूट और एक तेल से भरे टैंकर को भी मांगा गया था, ताकि सियाटल शहर से जहाज़ को रिफ्यूल किया जा सके। एयर होस्टेस ने इसकी सारी डिमांड कॉकपिट में मौजूद पायलट तक पहुंचा दी, जिसे पायलट ने वायरलेस के जरिए हुकूमत को बता दिया। हुकूमती अहदेदार उसकी डिमांड को पूरा करने में लग गए, ताकि जहाज़ के मुसाफिरों की ज़िंदगी बचाई जा सके। जबकि इस दौरान कॉपर अपनी सीट पर ऐसे आराम से बैठा था कि कुछ हुआ ही नहीं हो। सियाटल एयरपोर्ट पर से पैराशूट समेत 2 लाख डॉलर दे दिए गए और जहाज़ को भी रिफ्यूल कर दिया गया, जिसके बाद इसने जहाज़ के सारे मुसाफिरों को रिहा कर दिया। अब जहाज़ में सिर्फ पायलट और इसका स्टाफ था। कूपर ने जहाज़ का रुख मेक्सिको की तरफ करने का कहा, और जैसे ही जहाज़ मेक्सिको के वीरान इलाके की तरफ पहुंचा, वो जहाज़ से पैराशूट की मदद से कूद किया। इस दिन के बाद से डीन कॉपर नामी इस पुरस्कार शख्स को किसी ने नहीं देखा। FBI ने हर मुमकिन कोशिश कर ली कि किसी तरीके से भी पता लगाया जा सके कि डीन कॉपर कौन था, कहां से आया और कहां चला गया, मगर इसके बारे में कुछ भी पता नहीं लग सका। ये तक पता नहीं लगाया जा सका कि डीन कॉपर इसका असल नाम था भी कि नहीं। बिल आखिर बहुत कोशिशें करने के बाद FBI ने भी हार मान ली और थक हार कर FBI ने इस फाइल को क्लोज कर दिया। शक्ल से किसी यूरोपीय मुल्क का शहरी दिखने वाला एक पुरस्कार शख्स टोक्यो के हवाई अड्डे पर जुलाई 1954 की सुबह उतरता है और चेक इन के दौरान अपना पासपोर्ट पेश करता है। जब काउंटर पर बैठा ऑफिसर इसका पासपोर्ट देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि ये पासपोर्ट ट्योरेट नामी एक मुल्क का था, जो कि इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। इस पासपोर्ट पर बाकायदा मोहरें भी लगी हुई थी, जो ये जाहिर करती थी कि इस शख्स ने न सिर्फ दुनिया के दूसरे मुल्कों का बल्कि टोक्यो का भी इससे पहले सफ़र किया है। एयरपोर्ट पर मौजूद ऑफिसर्स इससे मालूम करते हैं कि इसका ये टोरेट नामी मुल्क कहाँ मौजूद है और इसका इन्हें मालूम कैसे नहीं है। इस अनजान शख्स की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि मौजूदा सूरत हाल से वो खुद भी बहुत परेशान है और अपने मुल्क का पता नक्शे पर देखकर फ्रांस और स्पेन के दरमियान मौजूद इंडोरा के इलाके का बताता है। जब इसे कहा जाता है कि इस नाम का कोई भी मुल्क इस इलाके में मौजूद नहीं, तो वो और भी परेशान हो जाता है। एयरपोर्ट पर मौजूद ऑफिसर्स इसको हिरासत में ले लेते हैं। इसके वॉलेट से यूरोपीय मुल्कों की करेंसी बरामद होती है। इसे फ्रॉड समझकर मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए एक होटल के कमरे में बंद कर दिया जाता है, जिसके बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात किए जाते हैं ताकि अगली सुबह इससे मज़ीद मालूमात ली जा सकें। जब अगली सुबह इसके कमरे का दरवाज़ा खोला जाता है तो इस कमरे में कोई भी मौजूद नहीं होता और वो पुरस्कार शख्स गायब हो चुका होता है। इसके कमरे में कोई बालकोनी तक नहीं थी और खिड़कियां भी इतनी ऊंची थी कि कूद कर निकला नहीं जा सकता था। फिर भी वो गायब कैसे हो गया, इसके बारे में कभी मालूम नहीं किया जा सका। बहुत तहकीकात के बाद इस मामले में 3 थ्योरीज पेश की जाती हैं कि या तो वो शख्स फ्रॉड था, या तो वो नामालूम शख्स को टाइम ट्रेवलर था जो टाइम मशीन के ज़रिए फ्यूचर से यहाँ पहुँच गया था, या फिर किसी और ही डिमेंशन से यहाँ आ गया था, इसीलिए वो जहाँ से आया था वहीं गायब हो गया। 21 साल की चाइनीज़ कैनेडियन लड़की एलिजा लेम के साथ क्या हुआ, इसका डिटेक्टिव से लेकर साइंटिस्ट तक पता नहीं लगा सके। लॉस एंजलिस शहर के होटल सेसल की छत पर लगे पानी के बड़े टैंक से जब इस लड़की की लाश मिली तो अंदाज़ा लगाया गया कि शायद इस लड़की ने खुदकुशी कर ली होगी, मगर जब पुलिस ने तहकीकात शुरू की तो वो हकायक सामने आए जिसकी कोई मंतक ही समझ नहीं आती। 26 जनवरी 2013 के दिन एलिजा ने सेसल होटल में एक रूम बुक किया जो शेयरिंग रूम था, मगर सिर्फ एक दिन बाद ही इसने अपना कमरा तब्दील करके एक प्राइवेट रूम ले लिया। बाद में जब पुलिस ने इसकी रूममेट जिसके साथ वो एक दिन रही उससे मालूमात ली तो इसने बताया कि एलिजा का बर्ताव अजीब बल्कि डरावना था। 31 जनवरी के दिन जब एलिजा को होटल से चेकआउट करना था तभी वो गायब हो गई। एलिजा के गायब होने पर होटल वालों ने कोई तवज्जो ना दी, मगर कुछ ही दिन बाद होटल के मुख्तलिफ कमरों में ठहरे लोगों की शिकायत आना शुरू हो गई।
कि इनके बाथरूम में पानी काला और बदबू वाला आ रहा है। होटल की मैनेजमेंट ने ये देखते हुए होटल के पानी के टैंक को चेक करवाया। इसी दौरान इन्होंने एक सड़ी हुई लाश को पानी के टैंक में पाया, जिसे देखकर फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस ने अपनी तहकीकात में इस लाश को एलिजा के नाम पर शनाख्त कर लिया। पुलिस ने मालूम किया कि होटल की छत पर जाने वाले रास्ते और पानी के टैंक पर ताले लगाए जाते हैं और होटल के स्टाफ के अलावा किसी का भी यहाँ पर जाना मुमकिन नहीं है। तो फिर एलिजा कैसे यहाँ तक पहुँची? ये सवाल पुलिस वालों के सामने मौजूद था। इसी दौरान होटल की लिफ्ट में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग पुलिस के हाथ लगी, जो चौंका देने वाली थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि अपने गायब होने से थोड़ी देर पहले एलिजा लिफ्ट में अजीब तरह की हरकतें करती हुई पाई जाती है। इसका बर्ताव ऐसा होता है जैसे वो किसी से डर कर छुपने की कोशिश कर रही है, मगर सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में वहाँ इसके अलावा कोई भी नहीं था। इसी वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि एलिजा लिफ्ट से निकलती है और इसी दौरान किसी अनदेखी चीज़ को कुछ समझाने की कोशिश करती है। उसके हाथ के इशारों और बोलने से साफ अंदाज़ा हो रहा है वो कुछ ऐसा देख पा रही है जो बाकी लोग नहीं देख सकते, और ना ही सीसीटीवी कैमरे में इसकी रिकॉर्डिंग हुई है। एक और चौंका देने वाली बात यह है कि जब एलिजा लिफ्ट के अंदर मौजूद थी तो बार बार बटन दबाती है, मगर लिफ्ट नहीं चलती। हालांकि इसके बाद लिफ्ट बिल्कुल सही तरीके से ही काम कर रही थी। इस वीडियो के थोड़ी देर बाद ही एलिजा होटल से लापता हो जाती है, जिसके बाद उसकी लाश पानी के टैंक से मिलती है। इस वीडियो और एलिजा की मौत के बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने अंदाज़ा लगाया कि एलिजा को शायद इस होटल ही के किसी गोश्त ने मारा है, क्योंकि इसी होटल में सालों पहले एक वाकया पेश आया था जिसमें एक कातिल ने 17 लोगों की जान ली थी। इस केस की पुलिस ने हर तरह से तहकीकात कर ली, मगर फिर भी इसके हाथ कोई क्लू नहीं लगा। इस वाकये को ना तो कत्ल करार दिया जा सका और ना खुदकुशी किए जाने के मुकम्मल सबूत पुलिस के हाथ लग सके। सिर्फ अंदाजे ही लगाए जा सके, जिसमें से एक अंदाज़ा एलिजा की दिमागी हालत के दुरुस्त ना होने का भी लगाया गया। हकीकत क्या थी यह आज तक किसी को मालूम ना पड़ सका, मगर ये किसी हद तक डरा देने वाली सीसीटीवी वीडियो देखने के बाद एलिजा के साथ किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने का अंदाज़ा ज़रूर हो रहा है।